बैक टू द चैनल। माय नेम इज विशेष और आज आपके सामने एक नया सिलेबस लॉन्च किया है, एक नया कोर्स लॉन्च किया है, एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, अकाउंटिंग। भाई ये क्लास 11th क्लास 10th क्लास 9th सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत ही बेसिक सारी चीज़ों से बात करने वाले हैं, ठीक है। सो आई थिंक आप सब एक अच्छे बिजनेसमैन हो, एक अच्छा माइंडसेट रखते हो, तो अकाउंटेंसी पढ़ना तो तुम्हारे लिए बनता है। अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। हम ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहला है रिप्लेसेस मेमोरी। मतलब जो भी चीज़ें हम लोग ध्यान से हमारे बाहर निकल जाती है, ठीक है, दिमाग से याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन अकाउंटिंग जो होती है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है और हमारी मेमोरी को बचाता है ना। हम लोग मतलब जल्दी भूलते नहीं है सारी चीज़ें। उसके बाद है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाता है, कुछ भी मिस नहीं होता है इसमें अंदर से, है ना। जो भी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है और उससे अंदर से कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं होती है। असर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। हम प्रॉफिट या लॉस का पता लगाते हैं कि भाई कमा कितना रहे हैं या कितना घंटे में कितना होता है, ये सारी चीज़ें भी तो पता चलनी चाहिए ना। इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं अकाउंटिंग का। चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की असली फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ये पता चलता है अकाउंटेंसी से। अगर आप अकाउंट अपने किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो आपके बिजनेस की जो भी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी होता है, तो वो यहाँ से होता है। किससे? अकाउंटेंसी से। ठीक है। लास्ट पॉइंट है एनालिसिस और डिसीजंस। एनालिसिस करके हम फ्यूचर के लिए स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। मतलब एकदम बिजनेस का एक्सरे मशीन होती है अकाउंटेंसी, ठीक है। हम सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कौन सी चीज़ हमारे काम की है, कौन सी चीज़ हमारे काम की नहीं है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसीजन। डिसीजन मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है, या हमारा गोल है कि अभी हमें एक्सपैंड करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो डिसीजन यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अकाउंटेंसी क्या होती है, ठीक है। अकाउंटेंसी का एकदम ये सिर्फ एक हिसाब से नाम है, ठीक है। इसका काम सिर्फ हिसाब रखना है, ठीक है, बल्कि बिजनेस को हर कॉर्नर को समझाना है। ये सब्जेक्ट बिजनेस का जीपीएस है एक तरह से, ठीक है। ये सही डायरेक्शन बताता है कि हमें किस तरह से काम करना है। ये कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताता है, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों ने ये सुना होगा अकाउंटिंग। तो अब ये अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग क्या है? सिंपल भाषा में जो बिजनेस में पैसा आता है, जाता है, इन्वेस्ट होता है, सब रिकॉर्ड जो सिस्टमैटिकली मेंटेन किया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ऐसी चीज जिसकी मदद से हम बिजनेस में आने वाले सारे प्रॉफिट को, सारे पैसे को इन्वेस्ट, मतलब जितना भी हम इन्वेस्ट करते हैं या जितना भी विड्रॉ करते हैं, वो सारी चीजों का जो लेखा जोखा होता है ना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इस वर्ड पे भी कंफ्यूज होते हैं कि अकाउंट्स क्या होती है। मतलब बहुत सारी चीजों के नाम से इसको जाना जाता है ना, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, है ना। तो अकाउंट्स क्या है? देखो, अब अकाउंटिंग और अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस करते हैं, और अकाउंट्स जो होता है वो उस प्रोसेस का रिजल्ट है। जैसे कुकिंग एक प्रोसेस है और खाना उसका रिजल्ट है। आप समझ में आया? अकाउंटेंसी एक बुक है जिसकी मदद से हम ये समझते हैं कि हम कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है सारे ट्रांजैक्शंस को। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, और अकाउंट्स वो रिजल्ट है जो हम सारी चीज़ें करते हैं उसके बाद जो हमारे पास बुक मेंटेन्ड होती है, दैट इज नोन एज अकाउंट्स। अब समझ में आया? आई होप आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब हम एक ऐसे बच्चे हैं जिनको बिजनेस के बारे में तो बहुत नॉलेज है, तो अब एक काम करते हैं, अपना एक बिजनेस ही खोल देते हैं। हम बिजनेस खोल रहे हैं चाय फाई कैफे। एक ऐसा कैफे जहां पर चाय भी होगी, वाईफाई भी होगा, इसलिए मैंने नाम ऐसे रख दिया है चाय फाई कैफे। चलेगा? ओके। तो देखो, चाय फाई कैफे के हिसाब से हम सारी चीजों को देखने वाले हैं कि कौन कौन सी बेसिक चीजें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा चाय फाई कैफे जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है?
तो देखो, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ओनर मे बी अ पार्टनर और अ मेंबर एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज कैपिटल ऑफ बिजनेस। इट इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, या इसे नेटवर्थ भी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल का मतलब अगर आप समझो तो कैपिटल का मतलब वो होता है कि जितना भी पैसा चाहे पार्टनर ने लगाया हो चाहे मेंबर्स ने लगाया हो और वो उसको इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल को और किस नाम से जानते हैं? तो कैपिटल को जानते हैं ओनर्स इक्विटी या नेटवर्थ के नाम से। समझ में आया? तो हमारे बिजनेस में जो हमारा चाय फाय कैफे का बिजनेस है उसमें हमने जितना भी पैसा लगाया, मे बी आपने लगाया, मैंने लगाया या हमारे सब्सक्राइबर्स ने लगाया, वो सारा ही पैसा क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। तो देखो, द अमाउंट विच अ बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर is called liabilities. It is a financial burden या debt on the business. देखो, जो भी हमारे ऐसे अमाउंट होते हैं जो बिजनेस को पे करना है, किसको? आउटसाइडर्स को, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस चीज को क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं। इट इज अ फाइनेंशियल बर्डन, एक ऐसा बर्डन है जो पैसे से रिलेटेड है। आपको किसी को पैसा पे करना है मतलब वो आपकी लाइबिलिटी है ना? इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी which we have to pay within a year is called current liability. It is also known as short term borrowing. अच्छा, देखो, अब हम मतलब बेसिक सी बात करते हैं। ठीक है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ये करते हैं हम लोग ईयर के बेसिस पे। एक साल के अंदर अंदर जो भी लाइबिलिटीज को हमें पे करना होता है वो हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं, और एक साल के बाद अगर जिनको कर सकते हैं तो वो होती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। अब समझ में आया? तो लाइबिलिटी विच वी हैव टू पे विद इन अ ईयर इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी, एंड द लाइबिलिटी विच वी कैन पे आफ्टर अ ईयर इज कॉल्ड ए नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, और जो करंट लाइबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अच्छा, अब तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, अगर तुमने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो तुम्हें अपने पापा मम्मी से कुछ पैसा उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पापा के पास तुम जाते हो, तुम्हारे पापा कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, अलमारी में 1 लाख रुपए रखा है, ले लो। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें ये 1 लाख रुपए हमेशा के लिए दे दिया है। तुम ये समझना कि ये तुम्हारी एक लाइबिलिटी है और ये तुम मुझे बाद में पे ऑफ करोगे। ठीक है, तो ये वाली कौन सी लाइबिलिटी हो गई? ये हो गई नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि फादर ने ये नहीं बोला अपने बच्चे से कि हमें 1 साल के अंदर ही अंदर चाहिए, है ना? लेकिन अगर मान लो आप कोई सामान लेके आओगे बेचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप दूध का पैकेट लेके आते हो, जो मिल्क प्रोडक्शन का ओनर है वो क्या कहेगा आपको कि हमें विद इन अ ईयर तो पैसा चाहिए ही होगा ना, तो वो आपकी कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। अब समझ में आया? करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जिसे आप 1 साल के अंदर पे करते हो, और नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी है जिसको आप 1 साल के बाद भी पे कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हमारे असेट्स की। असेट्स क्या होते हैं? Assets are the properties owned by the business. They are economic resources of the business. In other words, anything which will enable the firm to get economic benefit in the future is an asset. Example of assets are land, building, machinery, furniture, goods, cash and bank balances. देखो, assets एक ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस की होती हैं, है ना? बिजनेस खुद इनको ओन करता है, और ये एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स है बिजनेस का। जैसे ऐसा समझो कि ऐसी चीजें जो अभी आपने खरीद तो ली हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपके इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ये बहुत ज्यादा मतलब जरूरी होगी, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने चाय फाय कैफे का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हमने चाय फाय कैफे में क्या किया, कई सारे बेंचेस लगा दिए, है ना? बेंचेस लगेंगे, लाइट्स लगेंगी, और क्या लग सकता है? मशीन्स यूज होंगी, जैसे कॉफी वाली मशीन हो सकती है, या अगर हम लोग बर्गर भी बेच रहे हैं तो बर्गर वाली मशीन हो सकती है। और बताओ, और हमारा चाय फाई कैफे था ना, मतलब वाईफाई भी है, तो वाईफाई का राउटर वगैरह भी लगेगा। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? बिजनेस के एसेट्स हैं। इसी से हम पैसा और जनरेट करेंगे, लोग आएंगे, लोग बैठेंगे, तो वो सारे पैसा भी तो लगेगा ना। तो ये क्या है? असेट्स हैं, एक ऐसी चीज जिनसे आप आगे चल के पैसा कमाते हो, दैट इज नोन एज असेट्स। ठीक है,
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स किस किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held by the entity or the enterprise not with the purpose to resale but are held either as investment or to facilitate the business operation. In other words, those assets are held by the business from a long term point of view. अच्छा, मान लो अगर तुमने कोई चाय फाई कैफे के लिए एक शॉप देखी थी घर के आसपास में, क्या वो शॉप तुम इसलिए खरीद रहे हो कि तुम उसे बेच दोगे? नहीं यार, उसके अंदर तो अपना चाय फाई कैफे खुलेगा। तो नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदते हो, ठीक है, वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप के होते हैं। आप उनको लेते हो और भूल जाते हो, मतलब उसके अंदर काम करते हो, बैठते हो, सारी चीजें करते हो, लेकिन आप उसको बेचने के पर्पज मतलब पर्पज से नहीं खरीद रहे हो, है ना। तो वो होते हैं हमारे नॉन करेंट एसेट्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स के भी दो टाइप्स है भाई, एक है टैंजिबल एसेट्स और एक है इनटैंजिबल एसेट्स, है ना। देखो, टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं आर दोज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन बी सीन एंड टच। एग्जांपल ऑफ टैंजिबल एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर एक्सेट्रा। ऐसे एसेट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे होते हैं टैंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अपने चाय फाई कैफे में तो टेबल है, चेयर है, कॉफी की मशीन है, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन इनटैंजिबल एसेट्स की बात करें तो हमारे गुड्स हैं, सॉरी गुडविल है ना, पेटेंट है, हमारा ट्रेडमार्क है, हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें इनटैंजिबल एसेट्स हैं। एक ऐसे एसेट्स जिन्हें हम छू और देख तो नहीं सकते, लेकिन उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करते हैं ना हमारे एसेट के फॉर्म में। अगर मान लो हमारी गुडविल है, गुडविल क्या होती है पता है, अभी आगे बताते हैं। लेकिन गुडविल तुम ऐसा समझो कि तुम्हारी रेप्यूटेशन, अब तुम अपनी रेप्यूटेशन से कोई समझौता करते हो नहीं ना, वो तो एसेट्स है ना हमारी। तो ये कौन सी एसेट्स होती है, इनटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। हम अभी पढ़ रहे थे नॉन करेंट एसेट्स, अब हम पढ़ रहे हैं करेंट एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट में दूसरा टाइप है करेंट एसेट्स का। तो current assets are those assets which are held by an entity or enterprise with the purpose of converting them into cash within a short period, that is 1 year. For example, goods are purchased with a purpose to resale and earn profit. Debtors exist to convert them into cash, that is receive the amount from them. देखो, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम खरीदते तो हैं, लेकिन अब हम किस पर्पज से खरीद रहे हैं, उनको बेचने के पर्पज से। मतलब जैसे चाय फाई कैफे में हमने क्या किया, करंट एसेट्स लिए, कौन से, जैसे कॉफी ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, ग्लासेस ले सकते हैं, और नहीं ग्लासेस तो हम नहीं बेचेंगे ना, लेकिन हाँ डिस्पोजल ग्लासेस तो बिकते भी है ना। तो हाँ ग्लासेस हो सकता है, और क्या हो सकता है, मान लो कोई हमने आइटम और रखा, जैसे बर्गर रख दिया तो बंद हो, मतलब बन हो सकता है, पैटी हो सकती है, अनियन हो सकता है, गार्लिक हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है ना। ये हमारे क्या है, करंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनको हम बेचेंगे और उनसे हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। आप समझ में आया करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं गुड्स की। बहुत सारा तुम लोगों ने अकाउंट्स में स्टार्ट किया होगा, देखा होगा अभी तक कि गुड्स हो रहे हैं। गुड्स क्या होते हैं, तो देखो, goods are the physical item of trade that are purchased or manufactured to be sold. The term applies to all the items making up the sale or purchase of a business. For an example, enterprise dealing in a home appliance such as TV, fridge, AC, etc. are goods for an stationery या stationery is a good. देखो, अब बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा डीलर है, कोई एक ऐसा इंटरप्राइज है जो होम अप्लायंस की चीजों से डील करता है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो ये सारी ही चीजें गुड्स हैं, किसके लिए, उस डीलर के लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने कुछ गलत लिख दिया है गैस। तो वो क्या है, गुड्स है, ठीक है। गुड्स क्या होते हैं, जो भी ऐसी चीजें जो आप मतलब बेचने के लिए खरीदते हो, है ना, चाहे मतलब खरीदते हो चाहे बनाते हो खुद से, लेकिन वो बेचने के पर्पज से होती है, तो उन्हें हम गुड्स कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो एक थम्स अप तो कमेंट में कर सकते हो ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक या इन्वेंटरीज की। तो अनसोल्ड गुड्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड एज स्टॉक। गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। देखो,
स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज है। तो ऐसे गुड्स जो हमने बना तो लिए थे लेकिन अभी तक ना बिके नहीं है ना, तो गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी चीजें, मान लो हमने कॉफी बहुत सारी खरीद ली थी लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया बनने का, तो वो अभी हमारा क्या है, स्टॉक है या इन्वेंट्री है। आप समझ में आया? ऐसे प्रोडक्ट जो हमने बना तो लिए हैं लेकिन अभी तक बिके नहीं है ना, उन्हें हम कहते हैं स्टॉक। तो अगर हम चाय फाय कैफे की बात करें तो हमारे पास स्टॉक में क्या क्या है, चीनी है और चाय पत्ती है और कॉफ़ी बीन्स हैं और क्या है, बर्गर के लिए बन्स हैं और पैटीज हैं, आलू है, प्याज है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, स्टॉक और इन्वेंट्री है। समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। ये ड्राइंग वो वाली नहीं है यार जो आर्ट में हम लोग ऐसे सीनरी टाइप बना देते थे ना, ये वो वाली ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग की अगर बात करें तो द अमाउंट या गुड्स withdrawn by the owner for his personal use is called drawings. It is always deducted from the capital. देखो, कैपिटल का मतलब ये होता है जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया, और ड्राइंग्स का मतलब होता है जो भी चीजें हमने बिजनेस से निकाल ली हो अपने पर्सनल यूज के लिए। मतलब चाय फाय कैफे तो अच्छा चल रहा था तो मैंने सोचा ला एक कप चाय मैं भी पी लूं, है ना। तो चाय अगर मैंने पी है और मैंने पैसा नहीं दिया है तो ये क्या हो गया, ये हमारी कैपिटल को कम करेगा और ये हमारी ड्राइंग्स कहलाएगा। ड्राइंग्स मतलब ये भी होता है कि जो भी चीजें हम अपने बिजनेस से ले लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर मैं पैसा दे देता बिजनेस को, 10 रुपए की चाय जैसे हम बेचते हैं तो 10 रुपए अगर मैं बिजनेस के लिए गल्ले में डाल देता तो ये ड्राइंग्स नहीं कहलाती, ये एक परचेज होती है। लेकिन अभी मैंने पैसा नहीं डाला है और चीजें ले ली हैं तो ये क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। क्यों? मेरे लिए ड्राइंग्स है, ड्राइंग मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ का ओनर हूँ, है ना। तो अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है तो हम उसे कहते हैं ड्राइंग्स। समझ में आया? अब बात करते हैं परचेजेस की। ड्राइंग्स तो मैंने ओनर के लिए बात कर ली। परचेजेस क्या होता है? परचेजेस मींस परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। देखो, परचेजेस का मतलब होता है कि नए गुड्स को खरीदना या मटेरियल खरीदना, है ना। चाहे उसको दोबारा बेचने के लिए हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, किसी के लिए भी हो, है ना, उसको हम बोलते हैं परचेजेस। और परचेज दोनों तरह की होती है, कैश भी हो सकती है, या तो कोई आपको कैश में मतलब पैसे दे देगा, या क्रेडिट हो सकता है। क्रेडिट का मतलब होता है कि अभी हमने पैसा तो नहीं दिया, हम गुड्स लेके गए, हमने अच्छे से यूज कर लिया, सारी चीजें हो गई, और फिर जब इन फ्यूचर हमारे पास पैसा आया तो हमने उसका पैसा पे कर दिया, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट, मतलब उधार, है ना। तो देखो, अब सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। अब देखो, हमारे चाय फाय कैफे में एक बार परचेज की बात है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है। चाय फाय कैफे में हमने परचेजेस की अगर बात करनी है, ठीक है। एक बार सोचो, तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तुमने बहुत अच्छे से चाय वाय सब कुछ बनाई है और सारी चीजें तुम बेच रहे हो, ठीक है। कोई तुम्हारे पास आता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मुझे ऐसे ही चाय दे दो, तो तुम क्या करोगे? बिजनेस यार हर चीज से चलता है, मतलब कैश भी हो सकता है, मे भी उसके पास पैसे हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हो गए तो क्या तुम गुड्स दोगे नहीं, उसको देना तो पड़ेगा ना। तो ऐसे ही हमारी कैश की जगह क्रेडिट सेल्स भी होते हैं। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या है? उधार पे दे देना, ठीक है आज नहीं है ले जाओ, कल आना तो पैसे दे देना, है ना। इससे क्या होता है, हमारी बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है ना। तो ये क्या है, कैश और क्रेडिट दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, परचेज के केस में भी और सेल्स के केस में भी। सेल्स का मतलब होता है हम सेल कर रहे हैं किसी चीज को, हम अपने चीज सामान को बेच रहे हैं किसी को, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। ये कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 कमेंट्स में कुछ अच्छा ऐसा लिख दो जिससे मोटिवेशन मिले, और तुम क्या देखना चाहते हो ये भी तुम कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न। भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझा देंगे तुम्हें। हमारा चाय फाय कैफे है तो हम सारी चीजें अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। तो अपना बिजनेस तुम ग्रो करना चाहते हो, बढ़िया से ग्रो करो यार। अब बात करते हैं परचेजेस रिटर्न की। परचेज रिटर्न क्या होता है? गुड परचेज्ड मे बी returned to the seller for any reason. Say they are defective, goods are returned, are so called purchase return, या इन्हें हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। देखो, बिजनेस में हमेशा कभी ना कभी ऐसी चीज आती है कि कोई भी चीज हमने खरीदी और वो मान लो सही नहीं है, तो हमें उसको बेचना भी तो होगा ना, मतलब उसको उनको वापस करना होगा ना।
बेचना तो नहीं है, हमारे मतलब कंज्यूमर से नहीं, मतलब जो भी कंज्यूमर्स होंगे वो तो नहीं लेंगे, तो हमें इसको क्या करना होगा, उन्हें वापस भेजना होगा कि आपने जो गलत सामान भेजा है, मेरे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, तो आप ये काम करो, इसे वापस ले लो। इसे हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। हमने किसी से कोई चीज परचेज करी थी और वो हमें नहीं पसंद आई, मे भी किसी भी रीजन से, चाहे वो टूटी थी, फूटी थी, खराब थी, बेकार थी, सड़ी थी, कचड़ी थी, कुछ भी था, है ना, हमें वो नहीं पसंद आया, तो आप, हमने आपसे परचेज किया तो आप ले लो बस। ये हो गया परचेज रिटर्न। अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न आर द गुड्स व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर आर टर्म्स एट सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। आपकी दुकान पे भी होता होगा, मे बी आपके अगर जनरल स्टोर की कोई दुकान है तो आपने जनरल स्टोर पे भी देखा होगा, कई लोग आते हैं, पहले चीनी 2 किलो लेके जाएंगे, फिर कहेंगे मम्मी ने 1 ही किलो मंगाई थी, आप 1 किलो वापस कर लो। तो हम क्या करते हैं, हम उसे वापस कर लेते हैं और उसे पैसे दे देते हैं। ये हो गया सेल्स रिटर्न, मतलब हमने सेल तो करी थी लेकिन वो रिटर्न आ गई यार। ये हमारे लिए बिजनेस का थोड़ा सा लॉस होता है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। ठीक है, अब तुम्हें बात करते हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पहले चीजें खरीदी थी, फिर हमने उसको आउट भेज दिया, तो इसलिए आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, मतलब हमने कोई चीज पहले बेची थी और वो वापस आ गई, इनवर्ड आ गई, है ना, उसे हम कहते हैं रिटर्न, सेल्स रिटर्न। समझ में आया? बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर कोई आपको मतलब अर्जेंटली तुरंत ही बोल दे एकदम से एट रैंडम कि रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, तो लोग भूल जाते हैं। तो तुम्हें याद रखना है, आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न और इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। ओके, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स, सर्विस। एक्सपेंडिचर में भी कैटेगराइज इनटू कई कई तरह हैं। देखो, सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इसलिए बेसिक रखते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? अगर हमने कोई भी अमाउंट किसी भी बंदे के लिए या किसी भी चीज के लिए स्पेंड किया है, मे बी कोई भी एसेट के लिए, है ना, कोई भी चीजें हमने खरीदी है, मान लो बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदे, या अगर तुम ऐसा मानो हमारा चाय फाय कैफे था तो हमने विंडो के लिए ग्लास खरीद लिया, या डेकोरेशन के लिए कोई आइटम खरीद लिया, वो सारी चीजें क्या है, एक्सपेंडिचर है ना। तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी अमाउंट हम स्पेंड करते हैं किसी एसेट्स पे, वो होती है हमारी एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट्स, रिसीट क्या होता है? रिसीप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म। हर अमाउंट जो फर्म के बाद मतलब फर्म को मिलता है, वो होते हैं उनके रिसिप्ट्स। ठीक है, हम कहते हैं ना, रिसीट एक स्लिप होती है, उसे ले जाओ, उसमें लिखा होता है कि कितना कितना पैसा तुमने बिजनेस को दिया, उसी को हम लोग रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ऐसा टर्म है जो अकाउंट्स में आप बार बार सुनते रहोगे, बार बार ये आपको परेशान करता रहेगा। एक ही बार में समझ लेते हैं ताकि बार बार परेशान ना हो। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, additional services, or both. Revenue from operations means revenue earned by an enterprise from its operating services या activities. Example, business activities, it is the net of sales return, sales minus sales return. Example, देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का सिंपल सा मतलब है, इतना लंबा चौड़ा जो मैंने लिखा है थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लिख दिया, गलती हो गई, माफ कर दो इस बार, कोई बात नहीं। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आप पैसा अर्न करते हो अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज से, बिजनेस की एक्टिविटीज से, मतलब आप चाय बना के बेच रहे हो, पैसा अर्न कर रहे हो, तो वो क्या है, रेवेन्यू है ना। जो भी चीजें आप करते हो उसकी वजह से अगर कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वाउचर्स क्या होते हैं? देखो, वाउचर्स का मतलब होता है एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। वाउचर इज ऑफ टू टाइप, सोर्स वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर। एक ऐसा एविडेंस है कि ट्रांजैक्शन हुआ है ना, लेकिन हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो वाउचर्स के थ्रू प्रूव करेंगे। पहला वाउचर होता है सोर्स वाउचर। इट इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एग्जांपल ऑफ वाउचर्स आर कैश मेमो, इनवॉइस या बिल, रिसीप्ट, डेबिट या क्रेडिट नोट्स हो सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई ना कोई एक प्रूफ होना चाहिए ना कि हमने पैसा दिया है बिजनेस को, वो होते हैं वाउचर्स, और उन्हें हम कहते हैं सेल्स वाउचर, सोर्स वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स वाउचर्स शोइंग द अकाउंट हेड्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। और अगर यही डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखा जाए तो इसे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। वो बिजनेस मेंटेन करता है ना। डिस्काउंट, बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, किसी और के बिजनेस के लिए
डिस्काउंट बहुत बड़ी चीज है भाई, और इंडिया में हर बंदा डिस्काउंट के पीछे पागल है, समझ रहे हो? A reduction in the price of goods sold or in amount, it is the reduction in the price of goods or from the amount to be paid to the customer by the enterprise. Discount allowed may be the trade discount, cash discount या rebate. देखो, डिस्काउंट का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर आपके प्राइस में से जो भी आप चीजें खरीद रहे हो उसके प्राइस में से थोड़ा सा अमाउंट आपको कम कर दिया जाए, वो डिस्काउंट होता है ना? जैसे मान लो चाय फाय कैफे पे तुम्हारे पास एक इन्फ्लुएंसर आया, ठीक है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारा अच्छा उसका सोर्स है कि वो कह रहा है कि तुम्हारे चीज़ों का प्रमोशन करेगा और तुम फेमस हो जाओगे और तुम्हारी दुकान एकदम चल पड़ेगी, है ना? चाय फाय कैफे हमारा चल पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि उस बंदे को, उस इन्फ्लुएंसर को क्या करेंगे, डिस्काउंट प्रोवाइड करा देंगे कि अगर वो हमारे ब्रांड का प्रमोशन करता है, हमारी चीज़ों का प्रमोशन करता है, तो हम जो हमारा उसका बिल होगा, मान लो अगर 80 रुपीज़ का बिल होगा तो हम 40 ले लेंगे, 50% उसको डिस्काउंट कर देंगे, है ना? तो ये डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट एक रिडक्शन है प्राइस में गुड्स के, जब हम उस चीज़ को या तो सेल करते हैं या तो हम खुद परचेज भी करते हैं, तो भी हम कहते हैं ना डिस्काउंट दे दो यार, तो वही चीज़ होती है डिस्काउंट। समझ में आ गया? डिस्काउंट दो तरह के हो सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, कैश डिस्काउंट हो सकता है, जिसे हम रिबेट भी बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब हम किसी से मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं रिटेलर के पास, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना? कैश डिस्काउंट वो होता है जब हम हमसे कोई ले जाता है, मतलब कंज्यूमर लेके जाता है, तो वो हमसे कैश डिस्काउंट मांगता है। आप समझ में आया? ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन अलाउड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोर्स। ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द सेलर टू द परचेजर ऑफ द गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स और ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। सेलर्स रिकॉर्ड एट नेट वैल्यू, जिसे हम सेल्स ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और देखो यार, ये दोनों चीज़ मैंने तुम्हें बताई। ट्रेड डिस्काउंट वो चीज़ होती है जो हम गुड्स पे लगा देते हैं। कैश डिस्काउंट इज अ अमाउंट जो भी हम कम करते हैं, है ना? जो डिस्काउंट हम तुरंत कम करके दे देते हैं कि हाँ ठीक है, आप एक काम करो, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय था, कम था, आप एक काम करो, इसको इतने में ले जाओ। वो होता है कैश डिस्काउंट, जो हम इमीडिएटली देते हैं, है ना? डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये भी एक ऐसा टर्म है जो आप अकाउंट्स में पढ़ते ही रहोगे, पढ़ते ही रहोगे, पढ़ते ही रहोगे। तो डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू एन यूज या ऑब्सोलेंस। Depreciation is a fall in the value of an asset because of usage or with effluence of time, obsolescence or accident. Sorry, it is an allocation of cost of fixed assets in each accounting year during the estimated useful life. देखो क्या कह रहे हैं कि जो भी वैल्यू हमारे एसेट की कम होती है, मे बी किसी रीजन से, चाहे वो पुराना हो गया या उसमें कोई खरोच आ गई या टूट गया या तो खराब हो गया, कुछ भी हो गया, हमारे एसेट की वैल्यू कम हुई है, मतलब डेप्रिसिएशन तो हुआ है। आज अगर हम बात करें, खुदा ना खास्ता हमारा चाय फाय कैफे कभी कदार बंद भी हो गया मान लो, तो उसके अंदर जो भी चीजें हमने यूज करी है हम उसको रीसेल तो करेंगे ना, उसको सेल आउट कर देंगे। लेकिन हमारे, अगर मान लो हमने खरीदा था टेबल, एक टेबल खरीदी थी 500 रुपए की, तो आज से 5 साल बाद क्या ये 500 रुपए की बिक पाएगी? नहीं यार। क्यों? क्योंकि हमने इतना ज्यादा इसको यूज कर लिया, इतनी ज्यादा पुरानी हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई, सारी चीजें खराब हो रही हैं। तो ये 500 रुपए की तो नहीं जाएगी, ये जाएगी मान लो 100 रुपए की, आज से 5 साल बाद, है ना? तो ये कम पैसा कैसे हो गया? ये डेप्रिसिएशन से हुआ। डेप्रिसिएशन क्या है? वैल्यू कम हो गई एसेट की। एंटिटी, एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी अ बिजनेस एंटिटी या एंटरप्राइज, कुछ भी हो सकता है। एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो सिंपल से हम बात बताते हैं। एंटिटी एक ऐसा टर्म है जो यूज करते हैं हम लोग बिजनेस इंटरप्राइज को दिखाने के लिए, या नॉन बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही होती हैं वो सारी क्या होती हैं? एंटिटीज। जैसे मारुति हो गई, बजाज ऑटो हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी एंटिटीज हैं। एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिटी, मतलब यूनिट होती है जो मतलब बिजनेस कर रही होती है ना, उसे हम एंटिटी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट या सॉल्वेंट क्या होता है? ये भी अकाउंट का बहुत बेसिक सा टर्म है। इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसी एंटिटी होती है विच इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स। जो भी उधार उन्होंने लिए थे वो आपको पे नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट एक ऐसी टर्म है जो उन लोगों के लिए यूज होती है जो आपका पैसा उधारी पे लेते हैं और
उधारी पे लेके वो मतलब उसको पे नहीं कर पाते। ठीक है। सॉल्वेंट क्या है? अ पर्सन और एंटिटी हु इज इन अ पोजीशन टू पे हिज डेब्ट। ऐसे बंदे जो पोजीशन में हैं, पे कर सकते हैं, पे कर देते हैं, वो सॉल्वेंट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आप बात करते हैं प्रोपराइटर की। प्रोपराइटर क्या होता है? ठीक है, प्रोपराइटर क्या होता है? अ पर्सन हु ओन्स द बिजनेस, उसे हम प्रोपराइटर कहते हैं। द पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोपराइटर। प्रोपराइटर एक ऐसा बंदा होता है जो मतलब बिजनेस में अमाउंट लगाता है, सारे रिस्क को उठाता है, और उसके लिए अगर हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, तो उसके लिए हम कहते हैं ओनर या प्रोपराइटर। ठीक है, जो बंदा बिजनेस का ओनर होता है उसे हम कहते हैं प्रोपराइटर। ओके, अब बात करते हैं हमारे अगले चीज की, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो होते हैं जो भी हम बिजनेस के लिए चीजें के लिए खर्चा करते हैं, उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। मान लो हमने चाय फाय कैफे के लिए कुछ कुल्हड़ की व्यवस्था करी, तो कुल्हड़ क्या है? हमारा एक्सपेंस है। हमने उसको मतलब दिया है पैसा ना कुल्हड़ का, लेकिन अगला क्या करेगा? उस एक्सपेंस से प्रॉफिट जनरेट करेगा, है ना? एक्सपेंस हो गया। हमारी जो भी चीजें हम खरीदते हैं, जो भी चीज के लिए हम पेमेंट करते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम क्या होती है? जो भी चीजें हम पैसा जनरेट करते हैं वो इनकम होती है। मे बी चाय फाय कैफे में जितने भी मतलब कस्टमर्स आएंगे, वो हमें कुछ पैसा दे के जाएंगे, तो अगर हम उसमें से हमारा मटेरियल का पैसा निकाल दें, है ना, तो बाकी की चीज हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। अब इसमें कुछ और चीजें हो सकती है, प्रॉफिट है, गेन है, लॉस है, बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट है, बुक्स अकाउंट्स है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, प्रॉफिट क्या होता है? जब हम पैसा किसी बंदे से लेते हैं। ठीक है, मान लो एक बंदे ने चाय फाय कैफे में आया, उसने कहा कि मुझे 10 रुपए की चाय दे दो और एक बंद मक्खन दे दो। ठीक है, 30 रुपए का बंद मक्खन है और 10 रुपए की चाय। प्रॉफिट हमारा क्या होता है? प्रॉफिट हमारा मतलब अगर मटेरियल की वैल्यू हटा दें, मतलब चाय फाय कैफे में चाय बनाने की जो कॉस्ट आई थी ना, कॉस्ट मतलब कितना लगा था पैसा, वो लगा था 3 रुपए। तो अगर हम 10 में से 3 रुपए निकाल दें तो कितना बचा? 7 रुपए। तो एक चाय पे 7 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ। और जो बंद मक्खन है वो पूरा बनाने में कॉस्ट आई थी 15 रुपए, और हम उसे बेच कितने में रहे हैं? 30 रुपए, है ना? तो हमारे यहाँ 15 रुपए का मतलब प्रॉफिट हुआ। तो 15 रुपए इधर और 7 रुपए इधर, टोटल पूरा मिला देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। गेन क्या है? गेन एक प्रॉफिट का ही पार्ट है, लेकिन उसमें से जब सारे एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं, मतलब अगर हमें किसी को रेंट देना है या किसी की सैलरी पे करनी है, वो सारी चीजें कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है वो हमारा गेन होता है। लॉस क्या है? अगर 10 रुपए की चाय है और किसी ने बंदे से गिर गई मान लो, और हमने क्या किया? थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखाई, उसको एक नई चाय दे दी, वो हमारा बिजनेस का तो लॉस है, लेकिन ऐसे तो हम जीत गए ना। तो लॉस क्या होता है? जब भी हमारे बिजनेस का कोई भी ऐसा काम होता है जो बनते बनते रह जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। ठीक है। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू एक ऐसी चीज है जो आप अकाउंट्स में सुनते रहोगे, तो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें हम अकाउंट्स की वैल्यू में दिखाते हैं, मान लो हमने कोई भी चीज खरीदी, मान लो 10 रुपए की, ठीक है, और हमने बुक में शो कर दिया 8 रुपए की, तो वो हमारी 8 रुपए क्या हो गई? बुक वैल्यू हो गई। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक ऐसा टर्म है, बैलेंस शीट एक ऐसी चीज है जो बिजनेस की पोजीशन को दिखाती है, और ये जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, एक साल के अंदर अंदर ये चीज बनाई जाती है, मेंटेन करी जाती है, और हर साल के लास्ट में हम देखते हैं कि कितना हमने प्रॉफिट जनरेट किया, कितना लाइबिलिटी जनरेट हुई, कितना हमने कैश पे किया, सारी चीजें उसमें बिजनेस की लिखी होती है। ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बिजनेस करते करते बनाते हैं, जैसे कैश बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, ये सारी चीजें। जितना हमारा सेल्स हुआ हमने एक बुक में लिख दिया तो वो हमारी एक बुक हो गई, जितना हमने कैश जनरेट किया था वो एक बुक में लिख दिया, वो कैश बुक हो गई। ऐसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम का मेरा पेज है आई विशेष गुप्ता 2005, और यूट्यूब पे मैं हूँ जो मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कंटेंट भी लाता रहता हूँ, तो वो भी देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। विशेष गुप्ता के नाम से चैनल है, आप जैसे ही सर्च करोगे सबसे ऊपर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर और इसका पार्ट चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें, कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें तुम पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो या जानना चाहते हो, वो आप कमेंट्स में लिख दो।
I will definitely reply to each one of you. Or yeah, thanks for watching. Bye bye.